हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप लोगों के। चलिए शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है डिजिटल स्ट्रेटेजी। इस चैप्टर में हम काफी कुछ चीजें देखने वाले हैं रिलेटेड टू डिजिटल, जिसमें हम देखेंगे डिजिटलाइजेशन, डिजिटाइजेशन, डिजिटल स्ट्रेटेजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेनी 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 मोर थिंग्स रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मेनी 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 मोर। क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला चैप्टर आता है चैप्टर 11.1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। हम लोग इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी का जस्ट एक इंट्रो लेंगे। क्लियर है क्या। चलो चालू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी। एनी टेक्नोलॉजी विच इज इन डिजिटल फॉर्म मतलब जिसके अंदर कंप्यूटर की चीजों का यूज हो रहा है, कंप्यूटर की लैंग्वेज का यूज हो रहा है, दैट इज नोन एज डिजिटल टेक्नोलॉजी। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी इन विच ट्रांसफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल फॉर्म दैट इज 0 एंड 1। आप लोगों ने बचपन में कंप्यूटर के अंदर ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है, बात करता है, जिसको अपन बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। उस बाइनरी लैंग्वेज को यूज करके कंप्यूटर सिस्टम डेटा जनरेट करता है, डेटा को पढ़ता है, कम्युनिकेट करता है किसी और दूसरे कंप्यूटर से। इंटरनेट पे जितना भी आप काम करते हो दैट विल ऑल बी इन अ बाइनरी लैंग्वेज। वो किस में होगा, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही होगा। क्लियर है क्या। 100%। चलिए पढ़ते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक टूल्स, सिस्टम, डिवाइसेस, रिसोर्सेज एंड जनरेट, स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर वो सारे टूल्स, वो सारे सिस्टम, वो सारे डिवाइसेस, वो सारे रिसोर्सेज यूज आते हैं जो डेटा को जनरेट करते हैं, स्टोर करते हैं और प्रोसेस करते हैं। क्लियर है क्या। और ये सारे टूल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स होते हैं। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स, सिस्टम, डिवाइसेस एंड रिसोर्सेज विच कैन जनरेट, स्टोर एंड प्रोसेस द डेटा। ये तीन वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, दैट इज जनरेट, स्टोर एंड प्रोसेस द डेटा। इन तीन चीजों के करने के लिए जितने भी सिस्टम, टूल्स, डिवाइसेस एंड रिसोर्सेज काम आते हैं, दैट विल ऑल साइमल्टेनियसली या टुगेदरली नोन एज डिजिटल टेक्नोलॉजी। क्लियर है क्या, पक्का। चलिए सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर ऑनलाइन गेम्स। आप गेम्स खेलते हो, यस। क्या उसके अंदर टेक्नोलॉजी काम आती होगी, यस। वो टेक्नोलॉजी के पीछे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 0 1 की कोडिंग में, 0 1 की लैंग्वेज के अंदर आपस में बात करते होंगे, तभी आप गेम खेल सकते हो, दैट इज डिजिटल टेक्नोलॉजी। मल्टीमीडिया, ऑडियो वीडियोस जो अपन कंप्यूटर पे देखते हैं, दैट इज मल्टीमीडिया। सोशल मीडिया मेरे से बेहतर आप लोग जानते हो। क्लियर है क्या। जितना भी आप सोशल मीडिया यूज करते हो उसके पीछे की जितना भी कंप्यूटर सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करता है, दैट इज अंडर बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1 की लैंग्वेज के अंदर। एंड मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, ऑल विल कवर अंडर दिस। क्लियर है क्या। तो ये सारी चीजों को यूज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी लगती है उसको बोलते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी। और हमको इस पूरे 11 चैप्टर में इसी डिजिटल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें पढ़ाई करनी है। क्लियर है क्या। 100%। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आज एक टाइम था जब है ना, डिजिटल से पहले जो सारे रिकॉर्ड्स होते थे, आपके जितना भी आप बिजनेस करते हो उसके जितने भी रिकॉर्ड्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, वो कैसे मेंटेन होते थे, नॉर्मली हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी मतलब मैनुअली बहुत सारे कागज का बंडल बना के अपन अपने वहां पे स्टोर रखते थे। बट आज का वो टाइम है जहां पे ये सारी चीज क्या हो गई है, रिप्लेस हो गई है किससे, डिजिटल टेक्नोलॉजी से। मतलब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आज की डेट में हम किसी भी ट्रांजेक्शन को एंटर करते हैं, वही वो ट्रांजेक्शन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्लियर है क्या। दिस वाज द टाइम, आज के डेट में डिजिटल कंप्यूटर एंड डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग बिकम द नॉर्म। नॉर्म मतलब होता है रूल, दैट इज रूल्स। एंड ड्रामेटिकली चेंज द वे ह्यूमंस कम्युनिकेट। और इसने बहुत ही ज्यादा चेंज कर दिया है कैसे ह्यूमंस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सर बताओ जरा नॉर्म कैसे बन गया। इनकम टैक्स रिटर्न, आप लोगों को नहीं ध्यान होगा, आज से 10 12 15 साल पहले नॉर्मली उसकी फिजिकल कॉपी, मतलब आप उसको कंप्यूटर सिस्टम में भर के उसका प्रिंट निकाल के और फिर आप उसको सबमिट कराने जाते थे अपने नियर बाय इनकम टैक्स ऑफिस में। बट आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आप लोग इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉग इन करते हो और इनकम टैक्स का रिटर्न वहां पे क्या कर देते हो, फाइल कर देते हो। सिंपल सी बात है। सो ये क्या हो गया, ये एक रूल बन गया है कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स का रिटर्न किस में लेगा, डिजिटल फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करेगा। इज इट क्लियर। 100%। सो आज की डेट के अंदर इतना सारा डिजिटल चेंज होने की वजह से बहुत सारा इंपैक्ट आ गया है ह्यूमंस के कम्युनिकेशन के अंदर। द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज लेड टू जॉब क्रिएशन। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी नई जॉब्स क्रिएट हुई है जो पहले नहीं हुआ करती थी। क्लियर है क्या। डिजिटल स्ट्रेटेजी समटाइम्स कॉल्ड डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजी। डिजिटल स्ट्रेटेजी को कई बार डिजिटल मीडिया स्ट्रेटेजी नाम से भी बुलाया जाता है। क्लियर है। चलो, प्लान फॉर मैक्सिमाइजिंग द बिजनेस बेनिफिट ऑफ डिजिटल डेटा असेट्स एंड टेक्नोलॉजी फोकस इनिशिएटिव। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बिजनेस के बेनिफिट्स को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्लियर। द सक्सेसफुल डिजिटल स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स। अगर आपको एक बहुत अच्छी डिजिटल स्ट्रेटेजी बनानी है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट डिजिटल पे फोकस करेगा तो डिजिटल स्ट्रेटेजी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो क्या करना चाहिए, तो हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स है उन सभी लोगों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी जाके डिजिटल स्ट्रेटेजी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पाएगी। क्लियर है क्या। A successful digital strategy requires
क्रॉस फंक्शनल टीम, मतलब बहुत सारे फंक्शनल एरियाज की क्रॉस फंक्शन, मतलब उन सबको मिलाते हुए क्रॉस फंक्शनल टीम विद लीडरशिप, मार्केटिंग एंड आईटी मेंबर्स, और उन सबके अंदर क्या होंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लीडरशिप में मार्केटिंग और आईटी के मेंबर्स होंगे। क्लियर है क्या? सो मेन इधर फोकस क्या होगा आपका, क्रॉस फंक्शनल टीम पे आपका फोकस होना चाहिए, इस कीवर्ड पे फोकस होना चाहिए। मतलब अगर आपको डिजिटल स्ट्रेटेजी और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे फंक्शनल टीम्स को, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस है, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, आफ्टर सेल सर्विस के रिलेटेड हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, एवरी डिपार्टमेंट, एवरी फंक्शन विल हैव टू वर्क टुगेदर ऑन दिस मतलब टू ब्रिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? पक्का? अब दो वर्ड्स जो बहुत ही ज्यादा सिमिलर दिखते हैं बट इनका स्कोप जो है वो थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल स्ट्रेटेजी। मेरे साथ पढ़ेंगे। देयर इज अ टेंडेंसी टू टॉक अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंटरचेंजेबली विद डिजिटल स्ट्रेटेजी, मतलब डिजिटल स्ट्रेटेजी की जगह हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का यूज कर देते हैं, बट दे आर क्लोजली रिलेटेड। आपस में इनका रिलेशन बहुत क्लोज है, हम लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब हमको समझ आएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। बट डिफरेंस स्कोप, बिकॉज इन दोनों का स्कोप अलग अलग है, इसलिए हमको इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? 100% पढ़ते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मेरे साथ अंडरलाइन करते चलेंगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव्स चेंज इन थ्री एरियाज, तीन एरिया के अंदर ये चेंज लाता है। पहला, कस्टमर एक्सपीरियंस, मार्केट एज 1। सेकंड, ऑपरेशनल प्रोसेसेस, मार्केट एज 2। एंड बिजनेस मॉडल, मार्केट एज 3। मतलब जब भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा, आपका ऑपरेशनल मतलब आपका डे टू डे काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, और ऑल टुगेदर आपका जो बिजनेस करने का तरीका था वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक कंपनी है जो पहले ऑफलाइन स्टोर में प्रोडक्ट बेचती थी, क्लियर है क्या, उसका मार्केट कहां होगा, जहां पर भी उसकी लोकेशन है, फॉर एन एग्जांपल दिल्ली में उसकी लोकेशन है, तो दिल्ली के अंदर अगर उस एक किसी शोरूम की लोकेशन है तो उसका टारगेट मार्केट क्या होगा, दिल्ली वाले, जस्ट और नो। बट अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटल टेक्नोलॉजी ले आता है, मतलब वेबसाइट इंट्रोड्यूस कर देता है टू सेल द प्रोडक्ट, तो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए, तो अब उसका मार्केट क्या हो गया, पूरा का पूरा इंडिया या पूरा का पूरा वर्ल्ड, जहां से भी उसको ऑर्डर आ सकते हैं, जो जो लोग इंटरनेट के जरिए उनकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, वो लोग उनके क्या हो गए, अब कस्टमर बन जाएंगे। क्लियर है क्या? तो काम करने का तरीका ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो दिल्ली के लोकल्स थे, पहले उनको शोरूम तक जाके विजिट करके और फिर प्रोडक्ट परचेस करके लाना पड़ता था, अब वो अपने घर बैठे उस वेबसाइट के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, कस्टमर का एक्सपीरियंस चेंज होगा। ऑपरेशनल, पहले वो शोरूम में आते थे, शोरूम के अंदर आपको स्टाफ रखना पड़ता था ताकि वो लोग कस्टमर को अच्छी तरीके से ट्रीट कर सके। क्लियर है क्या? अब आप लोगों को वो स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, अब आपको अपना सारा स्टाफ वेबसाइट की तरफ ध्यान डाइवर्ट करने की जरूरत है, बिकॉज वेबसाइट पे ही आपके कस्टमर्स विजिट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो आपके ऑपरेशंस, काम करने का तरीका चेंज हो गया। क्लियर है क्या? एंड नेक्स्ट, बिजनेस मॉडल। इस पूरे से आप ऑफलाइन स्टोर से ऑनलाइन स्टोर पे आ गए, क्या आपका काम बिजनेस करने का ऑल टुगेदर तरीका चेंज हो गया क्या? यस, दैट इज नोन एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, when there will be change in three things, that is customer experience, ऑपरेशनल एंड योर बिजनेस मॉडल। इन तीन चीजों के अंदर चेंज आता है, देन इट इज नोन एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब सर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कैसे? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके। वेबसाइट यूज करना इज डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करी तब जाके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया। दोनों में रिलेशन समझ में आया? मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करोगे, ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी लाओगे, तो उससे क्या होगा, आपकी तीन चीजों में चेंज आएगा, और जब वो तीन चीजों में चेंज आएगा तब हम उसको बोलेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है क्या? अब डिजिटल स्ट्रेटेजी पढ़ना चालू करते हैं। डिजिटल स्ट्रेटेजी ऑन द अदर एंड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड नॉट द कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का जो कल्चर है उसके अंदर चेंज लाना इज नॉट अबाउट डिजिटल स्ट्रेटेजी इज जस्ट ब्रिंगिंग द टेक्नोलॉजी इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिजिटल स्ट्रेटेजी आ जाती है तो उससे जो इफेक्ट होगा, जो इंपैक्ट होगा, जो आपको पॉजिटिव चीजें मिलेगी, दैट इज नोन एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। वापस फर्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव्स चेंजेस इन थ्री एरियाज, कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑपरेशनल प्रोसेसेस एंड बिजनेस मॉडल। द प्रोसेस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अक्रॉस एंटायर organization. Just a second, I will change the color. Requires coordination across entire organization and very important, and involves business culture change. पूरा का पूरा बिजनेस करने का जो कल्चर है, बिजनेस करने का तरीका है, वही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कब? जब आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा? जब आप ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटल टेक्नोलॉजी लगाओगे। सो डिजिटल टेक्नोलॉजी इज जस्ट फोकस ऑन, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी बात करता है टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में लो। उस ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर में जो चेंज आएगा, मतलब पहले ऑफलाइन स्टोर था, अब आप ऑनलाइन स्टोर पे आ गए, बिजनेस करने का तरीका बदल गया, बिजनेस का कल्चर बदल गया, दैट इज नोन एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आई एम क्लियर? पक्का? अब एक बार थोड़ी बहुत मार्किंग करते हैं सेकंड पैराग्राफ के अंदर। डिजिटल स्ट्रेटेजी इज मोस्ट रिलेवेंट टू चेंज इन बिजनेस मॉडल।
मतलब डिजिटल स्ट्रेटेजी से बिजनेस मॉडल में चेंज आएगा, यस, बट जो टेक्नोलॉजी लाए उसको बोलेंगे डिजिटल स्ट्रेटेजी, सॉरी डिजिटल स्ट्रेटेजी, एंड उस टेक्नोलॉजी की वजह से जो चेंज आएगा उसको बोलेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसको बोलेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर क्या? सो डिजिटल स्ट्रेटेजी का फोकस क्या है? टेक्नोलॉजी लाने पे, बट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का फोकस क्या है? टेक्नोलॉजी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज आया, जो कल्चर में चेंज आया, इसका फोकस उस पर। क्लियर है क्या? 100%। uses technology to create capability that a company need to become digital business। ये डिजिटल स्ट्रेटेजी बात करता है उस टेक्नोलॉजी को यूज करने पे जिससे एक कंपनी बन जाएगी क्या? डिजिटल बिजनेस बन जाएगी। और जब एक टेक्नोलॉजी आ जाएगी, दैट इज डिजिटल स्ट्रेटेजी हम लेकर आए, उससे क्या हो गया? हमारा बिजनेस में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, हमारे बिजनेस का कल्चर चेंज हो गया, हमारे बिजनेस का बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। इसको बोलते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है क्या? पक्का ना? अब बहुत नॉर्मल सी बात लिख रखी है, सेटिंग डाउन अ स्ट्रेटेजी, सेटिंग मतलब इंप्लीमेंटिंग, फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अ स्ट्रेटेजी इज अ की कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए स्ट्रेटेजी लगाना जरूरी है। डिजिटल स्ट्रेटेजी के अंदर ही तो हम टेक्नोलॉजी लाए थे। तो अगर आपको इंपैक्ट चाहिए, पॉजिटिव इंपैक्ट चाहिए, किसमें? आपके कस्टमर एक्सपीरियंस में, ऑपरेशनल प्रोसेसेस में और बिजनेस मॉडल में, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी लगाना क्या है? जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, की कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है, एंड इंश्योर्स दैट टेक्नोलॉजी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन अ वे दैट सपोर्ट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव। और ये बोलता है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए टेक्नोलॉजी इस तरीके से इंप्लीमेंट होनी चाहिए ताकि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को क्या हो गए और एक कदम अपन उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे या बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की तरफ जाएंगे। क्लियर है क्या? बहुत इजी, गिविंग यू 30 सेकंड्स, प्लीज एक बार रीड आउट कर लो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट, 5 फॉलोइंग क्वेश्चंस बिकम रिलेवेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है या कब होगा, उसके लिए ये 5 क्वेश्चंस अपने आप से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहला क्वेश्चन, अब अपन इसके अंदर मेरे साथ यहाँ पे लिखते चलना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो 3 चीजों में चेंज आएगा। किसमें? किसमें? जल्दी बोलो। ऑपरेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑपरेशनल प्रोसेसेस एंड बिजनेस मॉडल। अब अपन इन पांचों के अंदर लिखेंगे कि ये लाइन किस तरफ इशारा कर रही है। डज डिजिटल टेक्नोलॉजी चेंज द बिजनेस यू शुड बी इन? क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से आप जिस बिजनेस में थे, जिस इंडस्ट्री में थे, अब वो इंडस्ट्री ही चेंज हो गई क्या? यस, वो इंडस्ट्री क्या हो गई? चेंज हो गई। इसका मतलब आपका बिजनेस मॉडल चेंज हो गया। यस, तो प्लीज राइट इट डाउन, बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल। सेकंड, हाउ कुड डिजिटल टेक्नोलॉजी इंप्रूव द वे एड वैल्यू टू द बिजनेस यू आर इन? मतलब कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगा आपके बिजनेस करने के तरीके को और आपके कस्टमर को जो आप वैल्यू दे रहे हो वो वैल्यू एडिशन करेगा, मतलब उस कस्टमर को और ज्यादा वैल्यू मिलेगी, मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कस्टमर एक्सपीरियंस, दिस इज टॉकिंग अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस। क्लियर है क्या? अब इसी के साथ फोर्थ पॉइंट वापस पढ़ेंगे, थर्ड वाला स्किप करवा के एक बार फोर्थ पॉइंट पढ़ा दूं। डज डिजिटल टेक्नोलॉजी अफेक्ट द वैल्यू प्रोपोजिशन टू योर टारगेट कस्टमर? अफेक्ट द वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब कस्टमर को जो वैल्यू मिलती थी बिफोर डिजिटल टेक्नोलॉजी या बिफोर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आफ्टर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्या इन दोनों के वैल्यू प्रोपोजिशन में कोई चेंज आया है? मतलब पहले कस्टमर को एक्सपीरियंस कम मिलता था, सेटिस्फेक्शन कम मिलता था, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आने की वजह से कस्टमर को एक्सपीरियंस सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, क्या इसकी वजह से कस्टमर का एक्सपीरियंस चेंज हुआ? यस, तो दिस विल आल्सो अ पार्ट ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस। क्लियर? एंड थर्ड वन, कुड डिजिटल स्ट्रेटेजी चेंज योर टारगेट कस्टमर? क्या डिजिटल स्ट्रेटेजी ने आपके टारगेट कस्टमर को चेंज कर दिया? अगर हाँ, मतलब आपके बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया, यस और नो? 100%। तो ये क्या बन जाएगा? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यहां लिखेंगे बिजनेस मॉडल। एक डाउट आप लोगों के माइंड में आना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय टारगेट कस्टमर? हम किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बोट। बोट क्या बनाता है? मिड रेंज या फिर मैं बोलता हूं और बजटेड रेंज के अंदर ऑडियो एसेसरीज बनाता है जो किसको टारगेट होती है? यूथ को, बिल्कुल यंगस्टर्स लोगों को, एडल्ट को, या फिर और ज्यादा क्या कहते हैं ओल्ड एज पीपल को। किसको टारगेट करके बनाता है वो? यंगस्टर्स को, बिकॉज यंगस्टर्स को सॉन्ग्स कौन से पसंद है? बेस वाले। क्लियर है क्या? तो उसके अंदर वो बेस वाला फीचर डाल के रखता है। कौन? बोट वाला। तो बोट वाले के लिए टारगेट कस्टमर कौन हुआ? यंगस्टर्स, एडल्ट या ओल्ड एज पीपल? कौन हुआ? यंगस्टर्स हुए, बिकॉज उन लोगों के पास बजट भी कम है, तो उन लोगों के लिए बजटेड रेंज के अंदर ऑडियो एसेसरीज निकालना, साथ ही साथ उनको क्या प्लस पॉइंट की क्या चीज चाहिए उनको मेजरली, दैट इज बेस, तो वो बेस प्रोवाइड करता है। क्लियर है क्या? 100%। तो बोट का टारगेट कस्टमर कौन हो गया पूरे इंडिया के अंदर से? यूथ, एडल्ट या ओल्ड एज? यूथ। तो ये क्या हो गया उसका टारगेट कस्टमर, ये क्या हो गया उसका टारगेट कस्टमर। क्लियर है क्या? सो टारगेट कस्टमर का मतलब होता है कि आप पूरे मार्केट में से किस एरिया को टारगेट करना चाहते हो, कौन से कस्टमर को टारगेट करना चाहते हो, दैट विल बी योर टारगेट कस्टमर, दैट विल बी योर टारगेट कस्टमर। यहाँ पे कहीं पे नीचे जगह होगी टारगेट कस्टमर इक्वल्स टू करके एग्जांपल लिख लेना बोट वाला। क्लियर? Now, how can digital technology enhance the enterprise capabilities that differentiate you from your competition? कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज, कुछ करने की कैपेबिलिटी को क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, मतलब अलग करोगे फ्रॉम योर कंपटीशन। मतलब कंपटीशन जो नहीं कर पाता, अब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी लगा के अब हम चेंज कर पाएंगे, मतलब हम ऐसा कुछ कर पाएंगे जो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं कर पा रहा। इसका मतलब आपका ऑपरेशनल प्रोसेस क्या हो गई? चेंज हो गई। काम करने का तरीका क्या हो गया? चेंज हो गया। ऑपरेशनल प्रोसेस
ऑपरेशनल प्रोसेस क्या होगी, चेंज होगी। मतलब जब 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 ये सारी चीजें होगी, अगर अगर ये होती है तो क्या हो जाएगा आपका बिजनेस, सॉरी डिजिटल टेक्नोलॉजी की जगह आपको क्या मिलेगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। क्लियर है क्या? मतलब अगर ध्यान से वापस बोल रहा हूं, डज डिजिटल टेक्नोलॉजी चेंज द बिजनेस यू शुड बी इन? क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी लगा के आपका बिजनेस ही बदल गया जिस बिजनेस में आप थे? इफ आंसर इज यस, देन दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी विल लीड टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। विल लीड टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसके थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। क्लियर है क्या? 100%। लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही इजी लाइन, स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन लिख रखी है। स्ट्रेटेजी इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस, मतलब बहुत सारे चॉइसेस, बहुत सारे काम आप करते हो फॉर एक्शन विच पोजीशंस अ फर्म इन एन इंडस्ट्री, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर फर्म की पोजीशन क्या हो जाती है, सुपीरियर फाइनेंशियल रिटर्न ओवर द लॉन्ग टर्म। वो एक ऐसी पोजीशन पे चला जाता है जहां पे वो जनरेट कर सके सुपीरियर, सुपीरियर मतलब बेटर देन अदर्स, लिख लेना है, सुपीरियर का मतलब बेटर देन अदर्स, बेटर फाइनेंशियल रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक। अगर मैं मेरे कॉम्पिटिटर से, दूसरे लोगों से अच्छे रिटर्न दे पा रहा हूं, इसका मतलब मैंने कुछ काम किए हैं, मैंने कुछ एक्शन लिए हैं, और वही काम, वही एक्शन क्या कहलाते हैं, योर स्ट्रेटेजी। क्या कहलाते हैं? योर स्ट्रेटेजी। क्लियर है क्या? वापस से पढ़ेंगे। अ स्ट्रेटेजी इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस ऑफ एक्शन, बहुत सारे एक्शंस की चॉइसेस, बहुत सारे आपके पास एक्शन थे, आपने कौन कौन से एक्शन चूज किए, इन सबको मिला के बनती है स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी को हम इंप्लीमेंट करते हैं, उससे क्या होता है, इंडस्ट्री के अंदर फर्म की पोजीशन तो है, वो सुपीरियर पोजीशन बन जाती है, ताकि वो फाइनेंशियल रिटर्न जनरेट कर सके, मतलब बेटर रिटर्न जनरेट कर सके अपने कॉम्पिटिटर से। क्लियर है क्या? सो दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजी, दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजी। क्लियर है क्या? पक्का? चलिए नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11.2, जिसका नाम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इससे जस्ट पहले 11.1 के अंदर हमने पढ़ा था कि हम लोग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं ताकि हम हमारे कॉम्पिटिटर से सुपीरियर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म जनरेट कर सके। मतलब एक स्ट्रेटेजी को यूज करने के पीछे का कारण होता है कि अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना। क्लियर है क्या? अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने डिजिटल स्ट्रेटेजी यूज करी और आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिला, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब यू हैव अचीव इंप्रूवमेंट इन योर कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑपरेशनल प्रोसेसेस और बिजनेस मॉडल। अगर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस है, मतलब कस्टमर का एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब जब वो कस्टमर आपके पास से कोई शॉपिंग करता है, कोई प्रोडक्ट खरीदता है, कोई सर्विस लेता है, तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो मच 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 बेटर है कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर, कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। तो अगली बार वो कस्टमर आप ही के पास आएगा या कॉम्पिटिटर के पास आएगा? आप ऑब्वियसली अपने पास आएगा, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस, मतलब हम जो काम कर रहे हैं उससे जो कस्टमर को एक्सपीरियंस मिल रहा है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तब हम बोल सकते हैं कि हमको क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मतलब हम हमारे कॉम्पिटिटर से एक एडवांटेजियस, मतलब एक अच्छी पोजीशन पर है। इसका मतलब होता है कि हम लोग हमारे कॉम्पिटिटर से आगे हैं, बिकॉज हम हमारे कस्टमर को कुछ ऐसा दे रहे हैं जिससे उसका एक्सपीरियंस कॉम्पिटिटर की बजाय हमारे पास से प्रोडक्ट या सर्विस लेने पे बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है। दैट इज नोन एज कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस। और उसकी वजह से कॉम्पिटिटर से हम लोग आगे एक एडवांटेजियस पोजीशन पे हैं, दैट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्लियर है क्या? अभी बोल रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे हासिल करोगे या कैसे हासिल हो सकता है। कुछ जनरल बातें हैं, कुछ अपन को पढ़ना है, बहुत इजी है। आइए। एन ऑर्गेनाइजेशन एम्बार्क्स ऑन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, एम्बार्क्स मतलब उस पे जाता है, ऑर्गेनाइजेशन उस तरफ जाता है, किस पे, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे। तो उसके मेन दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो उसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला मेन ऑब्जेक्टिव, आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर्स। आउट परफॉर्म मतलब परफॉर्मिंग बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। आउट परफॉर्म मतलब परफॉर्मिंग बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर, पूरे वर्ड को एक साथ बोलेंगे, परफॉर्मिंग बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। प्लीज यहाँ पे नीचे जो स्पेस है वहां पे लिख लीजिए, परफॉर्मिंग बेटर देन कॉम्पिटिटर इज नोन एज आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर्स। मतलब पहला मेन ऑब्जेक्टिव कि मेरे को मेरे कॉम्पिटिटर से बढ़िया परफॉर्म करना है। और सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन की दिन ब दिन ग्रोथ करवानी है। क्लियर है क्या? 100%। दिन दुगनी रात चौगनी ग्रोथ करवानी है, 100%। दिस इज नोन एज ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। मतलब दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्लीज इसको इस तरीके से यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख लीजिए। आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर इज वन, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इज टू। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मतलब जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे जाती है तो वो अपने माइंड में दो मेन ऑब्जेक्टिव लेके जाती है। पहला मेन ऑब्जेक्टिव इज आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर, मेरे को मेरे कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म करना है, और दूसरा मेरे को मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे ग्रोथ करवानी है। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव के साथ एक कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ क्या करती है, पहला कदम रखती है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, innovative applications of digital technology help them to implement their strategic plan and enjoy first mover advantage. Underline innovative application of digital technology. डिजिटल टेक्नोलॉजी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही अच्छी तरीके से लाना, इनोवेटिव तरीके से लाना, उससे क्या होगा, मेरे को मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब अभी तक मेरे कॉम्पिटिटर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर नहीं आए हैं। अगर मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी को मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से अगर लेके आता हूं, तो क्या मेरे को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब मैंने पहला कदम बढ़ाया है, और किसी ने नहीं बढ़ाया, बट मैंने पहला कदम बढ़ाया है किसकी तरफ, किसकी तरफ, डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ। क्या इससे मेरे को मेरे कॉम्पिटिटर से एक एडवांटेजेस पोजीशन मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी, 100% क्लियर क्या? पक्का? नेक्स्ट, a business entity generates a lots of data while conducting transaction। एक बिजनेस जब भी ट्रांजैक्शन कंडक्ट करता है डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके, तो उसके पास बहुत 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 ज्यादा डेटा आ जाता है। एग्जांपल आपका बैंकिंग,
बैंकिंग के अंदर आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो क्या? आए दिन आप लोग यूपीआई के अंदर ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते रहते हो, यस और नो? तो ये सारा ट्रांजेक्शन क्या कहीं पे बैंक के पास डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर है? क्या बैंक के पास ये डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर है? 100% डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर है। क्लियर है क्या? तो बैंक को इतना सारे डेटा को स्टोर रखना और उसको प्रोसेस करने के अंदर आजकल की अच्छी नई एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, डेफिनेटली चाहिए होगी। एक बार एग्जांपल पढ़ते हैं। पर्टिकुलरली अ बैंक generates billions of transactional data conducted with millions of customer billion of data generate करते हैं, billion of transaction generate करते हैं। क्लियर है क्या? such data can further be collated for transaction type, मतलब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कैसे? कौन सा ट्रांजेक्शन है, यूपीआई है या नेफ्ट है या आरटीजीएस है या आईएमपीएस है, टाइम ड्यूरेशन किस टाइम पे ये हुआ है, रिपीट फॉर एरर क्या फेल हुआ था और उसके बाद वापस रिट्राई किया गया, यस। ज्योग्राफिकल रीजन कौन से रीजन से हुआ है, एज ग्रुप किस एज ग्रुप ने ये ट्रांजेक्शन किया है, जेंडर कौन से जेंडर ने किया है, रेंज वैल्यूज किस रेंज का ये ट्रांजेक्शन था, 0 से 500, 500 से 1000, 1000 से 5000, 5000 से 15000, इस तरीके से हम रेंज के अंदर भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लैंग्वेज जो बंदा इसको यूज कर रहा था उसकी लैंग्वेज क्या थी, टाइम ऑफ द डे कौन से डे के किस टाइमिंग पे इन लोगों ने उसको ट्रांजेक्शन को परफॉर्म किया, वंस कैप्चर्ड, मतलब एक बार अगर ट्रांजेक्शन आ जाता है तो बैंक उसको इतनी सारी तरीके से अलग अलग तरीके से क्या कर सकता है, विजुअलाइज कर सकता है, देख सकता है। क्लियर है क्या? मतलब इतने इतनी तरीके से उसको कैटेगराइज कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल इतना सारा डेटा आया, चलिए अब मैं बोलता हूँ इसमें जेंडर वाइज किस जेंडर ने कितने ट्रांजेक्शन किए, मेल फीमेल, ये हो गया एक तरीका। वापस से ट्रांजेक्शन लिया, इसके अंदर कौन सा डेटा सॉरी कौन सा ट्रांजेक्शन इंडिया से हुआ और कौन सा ट्रांजेक्शन आउट ऑफ इंडिया से हुआ, ये भी एक तरीका हो गया। फिर आता है आपका बहुत सारा ट्रांजेक्शन लिया, फिर आपने देखा रेंज किसमें से कौन से ट्रांजेक्शन 0 से 500 में थे, 500 से 1000 में थे, 1000 से 5000 में थे, 5000 से 15000 में थे और 15000 से ऊपर थे। अब मैंने इस पूरे डेटा को अलग 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 क्लासिफाई कर दिया। दिस इज नोन एज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, दिस इज नोन एज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। बट ये काम करने के लिए डेटा जनरेट होना चाहिए, डेटा कलेक्ट होना चाहिए, आपके पास वो डेटा होना चाहिए। क्लियर है क्या? इसको प्रोसेस करने के लिए हम बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स अपने 11 चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है क्या? एक बार मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्लियर है क्या? 100%। आइए अब इसके लिए हम लोग बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर पहली टूल्स एंड टेक्निक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एंड मेनी 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 मोर। ये सारे टॉपिक्स 11.4 से सॉरी 11.3 एंड 11.4 चैप्टर के अंदर कवर है, जो अपना जस्ट आगे वाला पॉइंट आने वाला है। क्लियर है क्या? 100%। आइए व्हेन डन, अब ये वाला पॉइंट 2 मिनट के लिए छोड़ना। अभी तक अपन बात कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा जनरेट हुआ, अब बहुत सारे डेटा जनरेट करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी की नीड है, ये आ गई आपकी टेक्नोलॉजी। अब क्या करेंगे सर, बहुत सारे डेटा को लिया, प्रोसेस भी कर लिया, सेग्रीगेट जो आपने बताया जेंडर वाइज रेंज वाइज हर तरीके से हमने सेग्रीगेट कर दिया। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद करेंगे क्या, इस डेटा को सेग्रीगेट करने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि अच्छा यूपीआई वाले ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो जनरली यंगर एज वाले पर्सन कर रहे हैं। क्लियर है क्या? यंगर एज मतलब जिनकी एज लेस देन 30 है, मतलब बिलो 30 एज वाले लोग ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। 30 से 50 वाले जो एक सेट बिजनेस कर रहे हैं वो लोग जनरली नेफ्ट और आरटीजीएस वाले ट्रांजेक्शन करते हैं। क्लियर है क्या? और 50 से ऊपर वाले लोग कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं या बहुत कम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो मेजरली जो यूपीआई का ट्रांजेक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो किससे हो रहा है, यूथ से। तो ये लोग क्या करेंगे, और यूथ के पास आज की डेट में मोबाइल एप्लीकेशंस होती है, यस। तो ये लोग क्या करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर सोशल मीडिया के अंदर अपने यूपीआई यूज करने के लिए बिजनेस क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट देगा, बैंक क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट देगा। क्लियर है क्या? तो समझ में आ रहा है? आपने डेटा लिया, उसको प्रोसेस किया, उस पर दिमाग लगाया, उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करके देखा कि अच्छा क्या हो क्या रहा है, मतलब जनरली यंगर एज के लोग यूपीआई टाइप के ट्रांजेक्शन ज्यादा करें। क्लियर है क्या? इसको कोरिलेट करके आप एक बिजनेस डिसीजन बना सकते हो कि अब आपको यूपीआई के लिए जो एडवर्टीजमेंट रन करना है वो ओल्ड एज और एडल्ट वाले लोगों को नहीं करना, वो आपको बिलो 30 वाले लोगों को ही एडवर्टीजमेंट देना है, क्योंकि वही लोग है जो सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं सॉरी, वो सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं। क्लियर है क्या? 100%। when done, processed information can enable CXO मतलब चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर टू ड्रॉ मेनी इन्फेरेंसेस का मतलब होता है कंक्लूजन। मतलब एक बार हम लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर दिया तो इसके बाद हम बहुत सारे नतीजों पे, बहुत सारे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि अच्छा इन डेटा की वजह से अब हमको ये पता पड़ा कि अब हमको आगे का स्टेप ये वाला लेना है। क्लियर है क्या? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस, ऑब्वियसली बिजनेस के रिलेटेड आप कुछ ना कुछ क्या करोगे, कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, डिसीजन लोगे। क्लियर है क्या? 100%। लास्ट वाला, further reflection of such information can trigger innovative thoughts to craft out a new business design, और इसकी वजह से आप अपनी एक न्यू बिजनेस डिजाइन बना सकते हो, जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर को ऑफर कर सकते हो क्या, डिजिटल सॉल्यूशन मोड एंड मीडिया, मतलब डिजिटल मीडिया, डिजिटल सॉल्यूशन और डिजिटल मोड के जरिए आप अपने कस्टमर को कुछ ऐसा देना चाह रहे हो जिससे उनका एक्सपीरियंस और बढ़ जाए। तो ये आपको एक नया बिजनेस आइडिया दे देगा, ये वाला पॉइंट आपको एक नया बिजनेस आइडिया दे देगा। कब देगा? जब आपने बहुत सारे डेटा को कलेक्ट किया, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अच्छा इन लोगों को टारगेट करने के लिए हम लोगों को हमारे बैंक की एक स्पेसिफिकली यूपीआई ऐप बना देनी चाहिए, ताकि जीपे फोन पे की जगह ये सारे कस्टमर्स अब हमारे बैंक की एप्लीकेशन जो यूपीआई एप्लीकेशन है उसी पे क्या करे, अपना काम करे। तो इन सारी चीजों से आपको ये कंक्लूजन मिला, तो अब आपको क्या एक नया बिजनेस आइडिया मिल गया कि हमें हमारी एक नई एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं विच इज सोलली ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ यूपीआई। क्लियर है क्या?
100%। ये हो गया आपका एक तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जिसको मिला के बनता है आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए हमको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? 100%। नेक्स्ट, कॉमन एलिमेंट ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजी। कॉमन एलिमेंट ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजी, डिजिटल स्ट्रेटेजी करने के बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, पार्ट्स और कंपोनेंट्स। मतलब डिजिटल स्ट्रेटेजी के अंदर हम ये सारी चीजें करते हैं, ये इसके बहुत सारे मेजर पार्ट्स है। पहला, चूज अ लीडर। सेकंड, अटैक वर्सेस डिफेंड। थर्ड, टेक अ मेजर्ड अप्रोच। फोर्थ, फ्यूचर प्रूफ। ये चारों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? चूज अ लीडर, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है। हम क्या करेंगे, एक बंदे को चूज कर लेंगे कि हाँ ये वो बंदा है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए जिम्मेदार है। मैं कौन हूँ? जैसे फॉर एन एग्जांपल रिलायंस की बात करते हैं, मुकेश जी अंबानी, वो तो बहुत सारे बिजनेसेस में क्या कहते हैं ना बिजी है, उनको डे टू डे दूसरे बिजनेसेस का देखना पड़ता है, प्लस उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड इतना नॉलेज भी नहीं है। उन्होंने किसी एक XYZ पर्सन जिसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नॉलेज था, उसको अपने रिलायंस के अंदर लेकर आ गए और बोला कि इस पूरे रिलायंस के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जिम्मेदारी तेरी है। क्लियर है क्या? ये होता है पहला स्टेप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल स्ट्रेटेजी की तरफ। क्लियर है क्या? पढ़ेंगे। This is arguably the most important part, underline most important part, क्रिएटिंग अ डिजिटल स्ट्रेटेजी। अगर डिजिटल स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है तो डिजिटल स्ट्रेटेजी लाने वाला एक बंदा आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना पड़ेगा। बट चूजिंग द राइट पर्सन विल डिपेंड ऑन कंपनीज कल्चर। अब कौन सा बंदे को आप चूज करोगे डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ओनर पे, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी पे, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर पे, ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है इन शॉर्ट। बट आपको एक वो करेक्ट पर्सन, राइट पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना पड़ेगा जो डिजिटल स्ट्रेटेजी के लिए अकाउंटेबल होगा, जिम्मेदार होगा, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिजिटल स्ट्रेटेजी को ला सके। आई होप आई एम क्लियर। 100%। नेक्स्ट, अटैक वर्सेस डिफेंड। मैकेंसी एंड कंपनी, बिल्कुल नाम याद करने की जरूरत नहीं है। मैकेंसी एक मान लो एक फॉरेन की एक कंपनी है, बस इतना सा आपके लिए काफी है। मैकेंसी एंड कंपनी ने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने पोटेंशियल थ्रेट और अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एनालाइज करना चाहिए। एम्फेसाइज मतलब होता है फोकस that companies would do well to categorize their potential threats और opportunity। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज, पहले बात बताओ, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इंटरनल, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज आर एक्सटर्नल। शॉर्ट एनालिसिस याद है ना, SWOT, SW इज इंटरनल, OT इज एक्सटर्नल। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना चाहिए और साथ में अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज करना चाहिए, ताकि उसको ये पता पड़ सके कि हमको अटैक करना है या डिफेंड करना है। व्हाट डू यू मीन बाय अटैक और डिफेंड? अटैक मतलब मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी है, क्या मुझे उसको ग्रैब करना चाहिए, क्या मुझे फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहिए? दैट इज व्हाट अटैक। मतलब और किसी ने नहीं किया, मैं सबसे पहले उस चीज पे अटैक कर रहा हूं। क्लियर है क्या? अगर मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो। बट अगर मान लो मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट मेरा कॉम्पिटिटर ऑलरेडी वो काम कर चुका है, अब मेरे को डर है कि मेरा कॉम्पिटिटर मेरे से आगे निकल जाएगा, तो अब मेरे को मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है, तो मैंने अटैक कर रहा हूं या मैं डिफेंड कर रहा हूं, मैं अपने आप को बचा रहा हूं। क्यों? अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने ये काम कर दिया तो सारे कस्टमर्स मेरे कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर मेरे सारे कस्टमर कॉम्पिटिटर पे शिफ्ट हो गए तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। तो मैं अपने बिजनेस को बचाने के लिए, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? डिजिटल स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना चाहिए, जिससे उसको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता पड़ेगा, ताकि वो ये डिसीजन ले सके कि उसको अटैक करना है या डिफेंड करना है, आगे होके अटैक करना है या कॉम्पिटिटर ने जो आगे होके कर दिया उससे अपने आप को बचाने के लिए डिफेंड करना है। अब इस अटैक वाले वर्ड को दूसरे वर्ड से बोला जाता है प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही एक्टिव, किसी और के करने के बाद इंतजार नहीं किया, मैंने पहले से ही प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट किया और मैंने डिजिटल स्ट्रेटेजी को ला दिया। दैट इज अटैक। और डिफेंस तो आप समझते ही हो, डिफेंस मतलब किसी और ने कर दिया, अब मैं अपने आप को बचाने के लिए डिजिटल स्ट्रेटेजी ला रहा हूं। क्लियर है क्या? 100%। एक बार स्क्रीन पे आते हैं और एक बार आगे बढ़ते हैं। कंपेयर दीज अगेंस्ट देयर ओन पर्पस। दिस क्लैरिफाइज वेदर अ प्रोएक्टिव और डिफेंसिव स्टांस नीड टू गाइड द न्यू इनिशिएटिव। मतलब आपको प्रोएक्टिव के यहाँ पे एकदम छोटा सा लिख देना अटैक और डिफेंसिव स्टांस नीड। मतलब आपको क्या करना है, आपको अटैक करना है या आपको डिफेंस करना है, इसका आपको पता पड़ेगा कब? जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे और उससे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को एनालाइज करोगे और उससे आप पता लगाओगे कि हमको अटैक करना है या डिफेंड करना है। क्लियर है क्या? सो अटैक वर्सेस डिफेंड। थर्ड इज टेक अ मेजर्ड अप्रोच। क्या इस डिजिटल स्ट्रेटेजी से वाकई मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फायदा होगा? ये भी आपको देखना पड़ेगा, तभी आप डिजिटल स्ट्रेटेजी लगानी है या नहीं लगानी उसका डिसीजन ले पाओगे। मतलब हमने ये देख लिया कि डिजिटल स्ट्रेटेजी क्या है, डिजिटल स्ट्रेटेजी अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आएगी तो क्या ये सही में मेरे को फायदा देगी या सिर्फ टाइम पास है? अगर सिर्फ टाइम पास होगा तो मैं डिजिटल स्ट्रेटेजी नहीं लगाऊंगा, बट अगर डिजिटल स्ट्रेटेजी से मेरी कंपनी को फायदा हो रहा है और मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा हूं, तब मैं डिजिटल स्ट्रेटेजी लगाऊंगा क्या? आंसर दो, यस और नो। 100% मैं डिजिटल स्ट्रेटेजी लगाऊंगा। क्लियर है क्या? पढ़ते हैं एक बार। डिजिटल स्ट्रेटेजी ऑफन इनकॉर्पोरेट्स अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग whether new technology will really complement or grow the current businesses। क्या डिजिटल स्ट्रेटेजी लगाने की वजह से मेरा करंट बिजनेस ग्रो करेगा क्या? यस, तभी मैं डिजिटल स्ट्रेटेजी लगाऊंगा। तो एक एक स्टेप
चेक करने का, वो भी डिजिटल स्ट्रेटेजी का पार्ट है, वो भी डिजिटल स्ट्रेटेजी का पार्ट है। क्लियर है क्या? 100%। लास्ट, डिजिटल स्ट्रेटेजी आज के लिए लगा रहे हो या फ्यूचर के लिए? किसके लिए? फ्यूचर के लिए, ताकि डिजिटल स्ट्रेटेजी मैं आज लगाऊंगा बट उससे मुझे फायदा, मेरे बिजनेस को प्रॉफिट, मेरे बिजनेस की ग्रोथ कब होगी? फ्यूचर में होगी। तो मेरे को ये भी देखना है कि क्या डिजिटल स्ट्रेटेजी लगाने की वजह से आज तो होगा ही बट इसका फायदा मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा क्या? अगर हाँ, तभी मैं डिजिटल स्ट्रेटेजी लगाऊंगा। क्लियर है क्या? पढ़ेंगे। द गोल ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू क्रिएट एन अप्रोप्रिएट फाउंडेशन फॉर डिजिटल बिजनेस। मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का गोल होता है कि वो एक अप्रोप्रिएट फाउंडेशन, एक बेसिक स्टार्ट करके देवे किसकी? डिजिटल बिजनेस बनाने की। क्लियर है क्या? 100%। चलिए, दिस कंप्लीट्स योर 11.2। लास्ट का ये वर्ड है, पढ़ लेना। कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए और अपने आप की टेक्नोलॉजी को चेंज करने के लिए क्या है? अपने आप को रीइन्वेंट करना। रीइन्वेंट मतलब बार बार नई चीजें लाना जरूरी है। क्लियर है क्या? दिस कंप्लीट्स योर 11.2। क्लियर? हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 11.3, जिसका नाम है इनोवेशन एंड डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल्स। इनोवेशन एंड डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल। काफी सारी चीजें हमने ऑलरेडी इसके अंदर पढ़ रखी है बट काफी सारी चीजें हम लोग इसके अंदर नहीं समझने वाले हैं, जैसे कि डिफ्यूजन ऑफ डिजिटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन इज एट द कोर ऑफ द टास्क इन दिस एरा ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन यूज करना पड़ेगा। नाउ अपन को देखना पड़ेगा डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन क्या होता है। जस्ट इसके नीचे वाले पॉइंट्स में डिजिटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन मौजूद है बट उससे पहले एक वर्ड और अपन पढ़ते हैं इसके अंदर, मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ डेटा। मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ डेटा मतलब बहुत सारे डेटा को जनरेट करना और उस डेटा से कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन, कोई मीनिंगफुल इन्फेरेंस ड्रॉ करना। दैट इज ड्रॉइंग इन्फेरेंसेस, दैट इज कंक्लूजन फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फर्स्ट एंड डिसाइडिंग टैक्टिक्स और फॉर एग्जीक्यूशन आर टू क्रिटिकल ड्राइवर्स फॉर अटेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब अगर आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना है, आप चाहते हो कि आप अपने कॉम्पिटिटर को आउट परफॉर्म करो, कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करो, देन आपको बहुत सारे डेटा को लेना पड़ेगा, डेटा से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट इज योर प्लानिंग कि अब अच्छा ये डेटा हमको ये बता रहा है कि हमको ये करना चाहिए। दैट इज योर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और उस स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट जो हुई है उसको इंप्लीमेंट करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से अच्छे तरीके लाने पड़ेंगे ताकि आपकी सोची हुई फॉर्मुलेटेड स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट हो सके। क्लियर है क्या? सो डेटा, बहुत सारा डेटा लेना है, उसको प्रोसेसिंग करनी है, उससे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ आउट करना है जिसके बेसिस पे हम स्ट्रेटेजी बना सकें और स्ट्रेटेजी को लगाने के मतलब फॉर्मुलेट हो गई, अब उसको इंप्लीमेंट करने के तरीके ढूंढना। ये दो मेन क्रिटिकल काम होते हैं किसके अंदर? अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करना है तो कौन से? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कैसे करोगे? बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके उसमें से कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ करके। दिस वर्ड शुड बी लर्न, मीनिंगफुल कंक्लूजन। क्लियर है क्या? 100%। वापस पढ़ते हैं। मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ डेटा एंड ड्रॉइंग इन्फरेंसेस, दैट इज कंक्लूजन फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। प्लानिंग करने के लिए कंक्लूजन ड्रॉ करना मतलब प्लानिंग करके स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना। एंड डिसाइडिंग टैक्टिक्स, टैक्टिक्स मतलब तरीके, फॉर एग्जीक्यूशन मतलब उनको उस स्ट्रेटेजी को मैं किस किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता हूं उसके तरीके ढूंढना। ये दो काम होते हैं दैट आर टू क्रिटिकल ड्राइवर्स। क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स फॉर अटेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इफ यू वांट टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देन you have to excel at these two things. These two things are very 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 critical for your ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है क्या? 100% कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए तो दो चीजों में एक्सेल करना पड़ेगा। दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड सेकंड इज स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। क्लियर है क्या? चलिए, इनोवेशन वाले वर्ड को 2 मिनट के लिए मैं साइड में छोड़ता हूं, अपन इन 3 वर्ड्स पर डिस्कशन करना चालू करते हैं। दैट इज डिजिटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। बट ये पढ़ने से पहले मैं वापस एक लाइन आपको ऊपर की पढ़ाना चाहता हूं। डिफ्यूजन ऑफ डिजिटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन इज द कोर मतलब मेन ऑफ द टास्क इन दिस एरा ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर आप ये दो काम कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर लेगी। मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कॉन्सेप्ट बट उसके अंदर क्या करते हैं? डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन करते हैं। अंडरस्टैंड द टॉपिक। क्या होता है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है? डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन। क्लियर है क्या? 100%। ये दो काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल पड़ेगी। सिंपल सी बात है। सो ये तीनों वर्ड्स आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है। क्या है? इंटर रिलेटेड है। चलो स्क्रीन पे आना। सबसे पहले अपन देखना चालू करते हैं दैट इज डिजिटाइजेशन। दैट इज डिजिटाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटाइजेशन? आपका कोई भी हार्ड कॉपी का पेपर है उसको आप सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हो, दैट इज योर डिजिटाइजेशन। मतलब आप कोई भी अपने हार्ड कॉपी के पेपर को अगर फोटो खींच के रख लेते हो, दैट इज योर डिजिटाइजेशन। उसको स्कैन कर लेते हो, डिजिटाइजेशन। क्लियर है क्या? मतलब कोई भी हार्ड कॉपी की चीज को अगर आप आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर लेकर आ जाते हो इन अ सॉफ्ट कॉपी, दैट इज योर डिजिटाइजेशन। दैट इज योर डिजिटाइजेशन। क्लियर है क्या? कुछ फोटोज दिए हुए हैं यहाँ पे, एक बार इन फोटोज को देखेंगे। दिस इज द रिसिप्ट, दिस इज द रिसिप्ट। उस रिसिप्ट को अभी वो हार्ड कॉपी में है, अगर मैं उसका फोटो खींच लूं या वो रिसिप्ट मुझे मेरी मेल आईडी पे डायरेक्ट मिल जाए तो क्या वो सॉफ्ट कॉपी रही या हार्ड कॉपी हो गई? वो बिल जो है वो सॉफ्ट कॉपी में हो गया। क्लियर है क्या? वो हार्ड कॉपी में नहीं रहा। दैट इज कॉल्ड डिजिटाइजेशन। दैट इज कॉल्ड डिजिटाइजेशन। दूसरा एक और फोटो दिया हुआ है, बहुत सारे बंडल ऑफ पेपर्स है, उसका आप लोगों ने क्या कर लिया? कंप्यूटर के अंदर बैकअप ले लिया। दैट इज योर डिजिटाइजेशन। दैट इज योर डिजिटाइजेशन। थर्ड वन,
बहुत सारे पेपर्स सीधा आपके फोल्डर हार्ड कॉपी से होके सीधा कहां जा रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी में जा रहे हैं, दैट इज योर डिजिटाइजेशन, दैट इज योर डिजिटाइजेशन, मतलब कन्वर्टिंग हार्ड कॉपी इनटू द सॉफ्ट कॉपी, दैट इज योर डिजिटाइजेशन कॉन्सेप्ट, दैट इज योर डिजिटाइजेशन कॉन्सेप्ट। पहले पढ़ना चालू करते हैं, फिर इसको डिजिटलाइजेशन से अपन लिंक करके पढ़ेंगे विद एन एग्जांपल। चलिए स्टार्टिंग पे आओ। ऑल एनालॉग डेटा needs to be converted and generated by operating machines, converted and generated by operating machinery and legacy system devices, physical documents into digital data and records, that is known as digitization। मतलब आप आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को ऑपरेटिंग मशीन के जरिए कन्वर्ट कर देते हो किसमें, डिजिटल डेटा और डिजिटल रिकॉर्ड्स में, दैट इज योर डिजिटाइजेशन, दैट इज योर डिजिटाइजेशन। मतलब हम लोगों ने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर मशीन के जरिए जनरेट किया या कंप्यूटर मशीन के जरिए कन्वर्ट किया किसमें, डिजिटल डेटा या डिजिटल रिकॉर्ड्स में, दैट विल बी योर डिजिटाइजेशन, दैट विल बी योर डिजिटाइजेशन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, टेकिंग स्टेप्स टू एंश्योर दैट ऑल डेटा to be used in the process of business transformation are relevant, generate from first hand sources and trustworthy is important। और ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि जितना भी डेटा जनरेट हुआ है, ऑल डेटा जो आपने डिजिटल के अंदर कन्वर्ट किया, ऑल डेटा दैट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन आर रिलेवेंट। मतलब ये जो सारा डेटा कन्वर्ट हुआ है, ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होगा, वो कैसा होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिलेवेंट होना चाहिए। क्लियर है क्या? ये चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। बट दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज व्हाट कि आपने आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को और कंप्यूटर मशीनरी के जरिए कन्वर्ट किया या जनरेट किया किसमें, डिजिटल डेटा या डिजिटल रिकॉर्ड्स में, दैट इज योर डिजिटाइजेशन, दैट इज योर डिजिटाइजेशन। 100% क्लियर? पक्का? अब अपन डिजिटलाइजेशन पढ़ते हैं या फिर एक काम करते हैं, पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। चले स्क्रीन पे ये जो आपके सामने एक फोटो दिख रहा है, ये वाला आपके कंपनी में क्या था, आप कहीं भी अगर ऑफिस के काम से कहीं पर भी स्टे करने जाते हो, ऑफिस की मीटिंग्स अटेंड करने के लिए कैब के अंदर ट्रैवल करते हो या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाके फूड लेते हो, तो उन सबके बिल का रीइंबर्समेंट आपको कंपनी देगी। रीइंबर्समेंट मतलब क्या होता है? पैसा वापस, एक बार मैंने खर्च कर दिया कंपनी से मैं वापस रीइंबर्स करवा लूंगा, रीइंबर्समेंट आपको कंपनी देगी। तो आप क्या करते थे, पूरे महीने में जितने भी आपके बिल्स होते थे उन सबको आप आपकी फाइल में पंच करके रखते थे और मंथ के एंड में जाके आपके सीनियर को, आपके सुपरवाइजर को दे देते थे कि सर ये पूरे मंथ का मेरा जो जितना एक्सपेंस है ये हुआ, प्लीज इसका मुझे रीइंबर्समेंट दे दीजिए। क्लियर है क्या? तो आप इतने सारे बिल्स को क्या करते थे, अपने पास संभाल के रखते थे, अपने पास संभाल के रखते थे। क्लियर है क्या? अब आपने क्या करना चालू कर दिया, सारे बिल्स को आपने आपके फोन के अंदर स्कैन करना या फोटो लेना चालू कर दिया, दैट इज व्हाट डिजिटाइजेशन, दैट इज व्हाट डिजिटाइजेशन। अब क्या होगा, मंथ के एंड में सर मांगेंगे, हम उनको अपना फोन दे देंगे या फिर सारे फोटोज को मेल पे ट्रांसफर कर देंगे, मेल पे ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है क्या? अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अपने एप्लीकेशन बना दी, एक मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके अंदर अब आप जितने भी बिल्स होते हैं उसका फोटो खींच के, जिस दिन वो हुआ, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ, उसी टाइम पे आप उसका बिल लेंगे, फोटो क्लिक करेंगे और फोटो लेके अपनी एप्लीकेशन पे क्या कर देंगे, उसको अपलोड कर देंगे। क्या कर देंगे? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप बिल अपलोड करेंगे, ऑटोमेटिकली वो बिल आपके सीनियर तक पहुंच जाएगा, आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव तक पहुंच जाएगा। क्लियर क्या? सीनियर एग्जीक्यूटिव चाहे तो आपके बिल को रिजेक्ट कर सकता है, चाहे तो बिल को एक्सेप्ट कर सकता है। ये सारा काम सामने वाला सीनियर एग्जीक्यूटिव भी किस पे कर रहा है, उसकी मोबाइल एप्लीकेशन पे। क्लियर है क्या? अब जैसे वो अगर आपके बिल को एक्सेप्ट करता है तो ऑटोमेटिकली वो बिल का अमाउंट आपके अकाउंटिंग या एचआर डिपार्टमेंट के वहां पे चल जाता है कि अच्छा, इस बंदे की सैलरी के अंदर, इस मंथ की सैलरी के अंदर हमको ये वाला बिल अमाउंट भी इसको पे करना है, ये वाला बिल अमाउंट भी हमको इसको पे करना है। ऑटोमेटिकली जैसे ही सीनियर एग्जीक्यूटिव ने उसको एक्सेप्ट किया, ये वाला ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो गया, ये वाला ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो गया। क्लियर है क्या? 100%। अब ऑटोमेटिकली मंथ के एंड में आपके पास जो सैलरी आएगी उसके अंदर आपके इस वाले बिल का रीइंबर्समेंट भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके बिल का रीइंबर्समेंट भी हो जाएगा। यस और नो? दिस इज कॉल्ड डिजिटलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड डिजिटलाइजेशन। मतलब आपने आप आपके बिल को डिजिटाइज किया, डिजिटाइज करने के बाद उसको अपने बिजनेस प्रोसेस के अंदर यूज किया, मतलब आपने उसको ऑनलाइन सबमिट कर दिया। अब सीनियर का अप्रूवल भी ऑनलाइन आएगा, अगर अप्रूवल आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी में वो रीइंबर्समेंट अमाउंट ऐड हो जाएगा। क्लियर है क्या? और सैलरी के साथ रीइंबर्समेंट अमाउंट भी आपको मिल जाएगा। दिस इज ऑल डिजिटलाइजेशन, दिस इज ऑल डिजिटलाइजेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, इस पूरे मेथड से जो मैंने पूरा एग्जांपल दिया, क्या इससे तीन चीजें हुई? इफ यू गाइस रिमेंबर, आपका 11 पॉइंट कहां गया, दिस इज 11.1, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव चेंजेस इन द थ्री एरियाज, किसमें? कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑपरेशनल प्रोसेस और बिजनेस मॉडल। क्या आपके ऑपरेशनल प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल ऑपरेशनल प्रोसेस थी, काम करने का तरीका था कि मंथ के एंड में सारे बिल्स लेना, सीनियर एक एक बिल को चेक करके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, वो अब चेंज हो गया क्या? चेंज हो गया क्या? यस। अब जिस दिन ट्रांजेक्शन होता है उसी दिन एम्प्लॉय क्या करता है, उसका फोटो क्लिक करके उसको डिजिटाइज फॉर्मेट में करके ऐप पर अपलोड कर देता है, ऐप पर अपलोड कर देता है और सीनियर एग्जीक्यूटिव क्या कर सकता है, उसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकता है। क्लियर है क्या? मतलब इससे आपके ऑपरेशनल प्रोसेस में चेंज आया क्या? यस। सो दिस डिजिटाइजेशन विद द डिजिटलाइजेशन
क्या बनाएगा? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बनाएगा? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। वापस से पढ़ना ध्यान से। डिजिटाइजेशन आपने बिल को किया, बिल को आपने अपलोड किया, ऐप वेब बना दी, एप्लीकेशन बना दी आपके कंपनी ने, जिसपे आप अपलोड कर सकते हो। सीनियर एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। दिस इज पार्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन, दिस इज पार्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन। अब पूरी कंपनी के अंदर ये वाली चीज होने लगी। क्या आपको नहीं लगता इससे काम थोड़ा फास्ट होगा, काम बहुत अच्छा होगा? या सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही है। जैसे ही आपने ऐप पर अपलोड किया, सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास नोटिफिकेशन चला गया, उसने एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया, जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ऑटोमेटिकली वो चीज आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तक चली जाएगी कि इस बंदे के एम्प्लॉय, मतलब इस एम्प्लॉय ने जिसने खर्चा किया है, उसकी सैलरी में हमको रिइंबर्समेंट का अमाउंट भी ऐड करके इसको भेजना है। क्या इससे आपकी ऑपरेशनल प्रोसेस जल्दी हो गई? ऑपरेशनल प्रोसेस फटाफट हो गई? यस, दैट इज नोन एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, तीनों वर्ड्स का इंटर रिलेशन। डिजिटाइजेशन मतलब फिजिकल रिकॉर्ड को डिजिटल में कन्वर्ट करना, दैट इज और डिजिटाइजेशन। उस डिजिटल डेटा या डिजिटल रिकॉर्ड को और काम में लेना, दैट इज डिजिटलाइजेशन, दैट इज डिजिटलाइजेशन। और अगर इससे आपकी तीन चीजों पे इंपैक्ट पड़ रहा है, दैट इज कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑपरेशनल प्रोसेसेस और बिजनेस मॉडल, तो उसको बोलेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसको बोलेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है क्या? अब एक बार वापस पढ़ना चालू करते हैं आपका डिजिटाइजेशन। द नीड टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी benefiting the needs for changing business operating and revenue models with the objective to generate more टर्नओवर। या तो आप मोर टर्नओवर जनरेट करने के लिए ये काम कर रहे हो, या अचीविंग मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, मतलब कोई वैल्यू क्रिएट करने वाली एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हो, एंड मिनिमाइजेशन ऑफ वैल्यू डिस्ट्रक्शन, मतलब जो वैल्यू खराब करिए, जो वैल्यू कम करिए, ऐसी चीजों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे डिजिटलाइजेशन, इसको बोलेंगे डिजिटलाइजेशन। क्या आपके एफर्ट्स, क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन का टाइम, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बिल का इधर उधर देना करना, ये सारी चीजें कम हो गई? क्या? हाँ, टाइम कम हुआ, एफर्ट्स कम हुए, कॉस्ट कम हुई। क्लियर? कॉस्ट कैसे कम हुई सर? अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव मंथ के एंड में ये सारा काम करेगा, फिर फाइल बना के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देगा कि इन एम्प्लॉय में इतना 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 सैलरी के साथ देना है, ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है बस। बट अब ये काम क्या है? आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कर रही है। जैसे ही सीनियर एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, ऑटोमेटिकली सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन चल जाता है। दैट इज व्हाट वैल्यू क्रिएशन। आपका टाइम कम लग रहा है, आपकी कॉस्ट कम लग रही है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, काम बहुत अच्छी तरीके से, आसान तरीके से, बहुत स्मूथ तरीके से हो रहा है। दैट इज कॉल्ड डिजिटलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डिजिटलाइजेशन। आई होप आई एम क्लियर 100%। क्या बात दिमाग में गई? वेरी गुड। चलिए फॉर एग्जांपल ये इन लोगों ने सीएमए इंस्टीट्यूट ने बाहर का फॉरेन का दे रखा है, बट एक बार पढ़ लेते हैं ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस मॉडल इज एडेड विद द और रिप्लेस बाय वर्चुअल मार्केट प्लेस फॉर ई कॉमर्स। पहले ये लोग कोई ऑफलाइन बिजनेस करते थे, अब जैसे ही इन लोगों ने उसको ऑनलाइन करना चालू किया, दैट इज बिकम वर्चुअल मार्केट प्लेस फॉर ई कॉमर्स। पूरा ई कॉमर्स के लिए वर्चुअल मार्केट प्लेस बन गई। नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अपन को पता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव्स चेंजेस इन द थ्री एरियाज, व्हिच वन? सबसे पहला कस्टमर एक्सपीरियंस, सेकंड ऑपरेशनल प्रोसेसेस, थर्ड बिजनेस मॉडल। इन तीन चीजों में चेंज आएगा तो हम उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। इज इट क्लियर? 100% पढ़ते हैं। वन हैज टू एम्बार्क अपॉन द जर्नी एंड स्ट्रेटेजिकली प्लान टास्क फॉर मैनेजिंग चेंजेस एंड अप्लाइंग डिजिटल टेक्नोलॉजी टू स्टे अहेड ऑफ कंपटीशन। अंडरलाइन करना जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। स्ट्रेटेजिकली प्लान managing changes, applying digital technology to stay ahead of competition with an agile mindset. What do you mean by agile? Agile का मतलब होता है एक ऐसी थॉट प्रोसेस जिससे आप हाई परफॉर्मेंस के रिजल्ट अचीव करना चाहते हो। मतलब आपकी थॉट प्रोसेस ही वो है कि मुझे इंप्रूव करना है, मुझे मेरे कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं और बेटर बन जाऊं। विथ थॉट प्रोसेस, विथ टू अचीव हाई परफॉर्मिंग रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट अचीव करने के लिए जो थॉट प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अजाइल, उसको बोलते हैं अजाइल। क्लियर क्या? आ जाओ। टेकिंग ऑल पॉसिबल मेजर्स फॉर अपस्केलिंग द वर्कफोर्स। मेरी वर्कफोर्स की स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए जितने भी सारे एक्शंस लेता हूं, दैट विल बी ऑल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट विल बी ऑल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल्स गूगल से निकाले हैं। दैट इज पहले जो आपके ऑफर्स आप घर घर ले जाके, मतलब घर घर पे जो पैम्पलेट्स वगैरह बांटते थे, आज की डेट में वो ईमेल से काम होता है। और जैसे ही ईमेल पे अगर आपके कस्टमर को वो ऑफर अच्छा लगता है, वो उस पर क्लिक करता है, डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाता है, वेबसाइट पे पहुंचता है, ऑर्डर प्लेस करता है, पेमेंट करता है ऑनलाइन, और प्रोडक्ट उसके यहाँ डिलीवर हो जाता है। क्लियर है क्या? क्या पूरा बिजनेस डिजिटल ट्रांसफॉर्म हो गया? यस। इसके अंदर कुछ डिजिटाइजेशन हुआ होगा। यस, जैसे कि आपके ऑफर्स वगैरह का मेल चला गया, हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी, दैट इज डिजिटाइजेशन। मेल के अंदर ही लिंक था कि इस प्रोडक्ट को बाय करना है तो हमारी वेबसाइट का लिंक, वेबसाइट बना रखी है, वेबसाइट पे आपका पूरा डिटेल्ड है, पेमेंट का ऑप्शन है, दैट इज व्हाट डिजिटलाइजेशन, दैट इज व्हाट डिजिटलाइजेशन। और सारी चीज मिला के दैट इज व्हाट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज व्हाट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल क्या है? मार्केटिंग करने के लिए आप लीफलेट्स की जगह ईमेल्स यूज कर सकते हो, ट्रेडिशनल शॉप की जगह आप ऑनलाइन ई कॉमर्स टाइप की चीजें कर सकते हो। क्लियर है क्या? सो ये पूरा क्या हो गया आपका? तीन चीजों का मतलब, दैट इज डिजिटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 100% क्लियर? पक्का? चलिए अब अपन उसके ऊपर वाला एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज इनोवेशन। सबसे पहले एक चीज बताता हूं, इनोवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डिजिटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इनोवेशन को आप एक सेपरेट टॉपिक की तरह पढ़ेंगे, तब जाके आपके माइंड में वो बहुत अच्छी तरीके से फिट होगा। व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? कुछ नया, कुछ नया। एक बात बताना, कुछ नया जो नेसेसरी है या नेसेसरी से ज्यादा है। बस ये अगर बात क्लियर हो गई तो इनोवेशन का पॉइंट 1 मिनट में आपके दिमाग में चल जाएगा।
व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? इनोवेशन का मतलब होता है कोई चीज नेसेसरी है वो प्रोडक्ट में डालना, जो फीचर नेसेसरी है वो प्रोडक्ट में डालना, दैट इज इनोवेशन, या उससे कुछ नया, उससे कुछ बेहतर, उससे कुछ अलग देना, दैट इज व्हाट इनोवेशन, दैट इज व्हाट इनोवेशन। चलिए एक बार पढ़ते हैं, फिर अपन इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। आइए, देयर इज नीड टू कम आउट फ्रॉम द ऑरा ऑफ द बज वर्ल्ड, बहुत सारे बिजी वर्ल्ड से, बज वर्ल्ड से बाहर आना। कंडक्टिंग एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, कंडक्टिंग एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, ये वर्ड 100% आप पहली बार सुन रहे होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लोरेटरी? किसी डेटा के अंदर से कुछ ढूंढने का ट्राई करना कि अगर अच्छा ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, दैट इज व्हाट एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, दैट इज व्हाट एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस का एग्जांपल, एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस का एग्जांपल अपन दे सकते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारा डेटा लिया, बहुत सारा डेटा लिया, आप शेयर मार्केट की बात करते हैं, आपने डेट वाइज शेयर मार्केट का डेटा लिया कि आज निफ्टी या सेंसेक्स पॉजिटिव था या नेगेटिव था पर्टिकुलर इस डेट पे। आप ये जानना चाह रहे हो, आप ये जानना चाह रहे हो कि क्या ऐसे कारण थे, क्या ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसकी वजह से निफ्टी या सेंसेक्स कम होता है या ज्यादा होता है, कम होता है या ज्यादा होता है। आपको पता पड़ा कि 31 मार्च मतलब फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के टाइम पे क्या होता है, मार्केट जो होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? आप क्या कर रहे हो, अभी आपको नहीं पता ऐसा होता है, आपने जब देखा तो आपने जनरली ट्रेंड ऑब्जर्व किया कि पिछले 15-20 सालों से लगातार जो 31 मार्च के आसपास का टाइम होता है तब मार्केट क्या होता है, बहुत ज्यादा डाउन होता है। रीजन आपको नहीं पता था, रीजन आपको नहीं पता था, आप ये जानना चाह रहे थे, आपको एक्सप्लोर करना है कि अच्छा ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ऐसा होता है। जब आपने जाना तब आपको पता पड़ा डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ने के बाद कि हम लोगों को कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ जो लॉसेज होते हैं वो इस साल का इस साल में मिलते हैं। मान लीजिए जब आपने डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ा तब आपको पता पड़ा कि हमको सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का जो भी बेनिफिट मिलता है वो इसी का इसी साल मिलता है। मतलब अगर कोई लॉस किसी प्रॉफिट से सेट ऑफ करना होगा तो प्रॉफिट अगर इस साल कमाया तो लॉस भी इस साल कमाना होगा। यस और नो, 100% क्लियर है क्या? तो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो उनका कोई प्रॉफिट आ रहा है बट उनका किसी शेयर मार्केट की किसी स्क्रिप्ट में क्या है, लॉस है, तो वो 31 मार्च को वो लॉस को बेच देते हैं, मतलब वो लॉस वाली स्क्रिप्ट को, वो लॉस वाले शेयर को बेच देते हैं ताकि लॉस बुक हो जाता है। इस साल का 1 लाख का प्रॉफिट था मेरा और कोई लॉस नहीं था, बट मेरी कोई स्क्रिप्ट थी जिसमें मुझे 60-70 हजार का लॉस है, मैंने क्या किया, उसको बेच दिया, तो 60-70 का हजार का लॉस मैंने इस साल रिकॉग्नाइज कर लिया 31 मार्च से पहले, मैं उसको सेट ऑफ कर सकता हूं, अब मुझे 30,000 पे ही टैक्स पे करने की जरूरत है। बट सर लॉस में क्यों बेचोगे, 31 मार्च को बेचूंगा एंड 1 अप्रैल को वापस जितना मैंने बेचा था उसी वैल्यू पे वापस से शेयर्स परचेस कर दूंगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो वो चलेगा। मतलब क्या हो गया, इस साल 1 लाख पे मान लो मैं 30% की स्लैब रेट में आता हूं तो 1 लाख पे 30% दैट इज 30,000 का टैक्स मुझे पे करना पड़ता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एसटीसीजी और एलटीसीजी पे रेट जो है वो अलग है, रेट जो है वो अलग है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने 30% का एग्जांपल ले लिया। क्लियर है ना? तो 30% टैक्स पे करना पड़ जाता है। क्लियर है क्या? तो 1 लाख पे 30% पे किया तो 30,000 पे कर दिया सपोज, बट अब मैंने क्या किया, 70,000 का लॉस बुक कर दिया, अब मेरा प्रॉफिट कितना रह गया, 1 लाख माइनस 70,000 दैट इज नेट 30,000। अब मुझे 30,000 पे टैक्स पे करना है, 30% दैट इज 9,000। कहां मैं 30,000 टैक्स पे कर रहा था, कहां मुझे 9,000 टैक्स पे करना पड़ रहा है, मतलब मेरा टैक्स कम हो गया इस साल का। हाँ, अब मैंने इस साल के जो शेयर्स बेचे वो मैं नेक्स्ट ईयर के खुलते ही क्या कर लूंगा, परचेस कर लूंगा, क्या कर लूंगा, परचेस कर लूंगा। तो इस तरीके से मैंने क्या अपनी शेयर मार्केट के टैक्सेस को, मतलब शेयर मार्केट की वजह से जो टैक्स थे उसको क्या कर लिया, बचा लिया, उसको क्या कर लिया, बचा लिया। तो जब आपने 31 मार्च को शेयर्स बेचे तो जब भी आप सप्लाई ज्यादा करोगे मार्केट के अंदर तो मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, दैट इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। आपने जब ये किया तब ये बातें सारी आपको समझ में आई, मतलब आप कुछ ढूंढने गए, मतलब आपको लग रहा था कि मार्केट कम क्यों जाता है, आपने ढूंढा तब आपको ये चीज, ये फैक्ट पता पड़ा, एक्सप्लोर हुआ, दैट इज व्हाट एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट नॉलेज होना जरूरी है। क्लियर है क्या? आइए चलिए अब पढ़ना चालू करते हैं। कंडक्टिंग एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस फॉर आइडेंटिफाइंग अनअटेंडेड या अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, लेटेंट डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, अंडरलाइन करेंगे, अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, लेटेंट डिमांड, लेटेंट के ऊपर लिख देंगे लेटेस्ट डिमांड्स ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस डोमेन एंड बियॉन्ड बिकम इंपेरेटिव, बियॉन्ड बिकम इंपेरेटिव। ये वाला वर्ड अगर समझ में आया है तो आपको इनोवेशन समझ में आ जाएगा, दैट इज बियॉन्ड बिकम इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब होता है नेसेसरी, बियॉन्ड द नेसेसरी, जो चीज उस प्रोडक्ट में फीचर नेसेसरी है वो देना है, दैट इज नॉट इनोवेशन। उससे कुछ बियॉन्ड जाके, उससे कुछ आगे जाके अगर आप फीचर डाल रहे हो दैट इज योर इनोवेशन, दैट इज योर इनोवेशन। मोबाइल फोन की बात करते हैं, मोबाइल फोन कॉल लगाने के लिए काम आता है, क्या कॉल लगाने का फीचर इज इनोवेशन? नो। बट अगर मैं इस फोन को फोल्ड फोन बना दूं, फ्लिप फोन बना दूं जिसके अंदर फोन की स्क्रीन फ्लिप हो जाती है, क्या अब ये कुछ नया है? क्या अब ये कुछ नया है? तो सैमसंग कंपनी ने फ्लिप या फोल्ड फोन बनाने से पहले कुछ इनोवेशन किया होगा, हाँ या ना? ये फीचर को आप इनोवेटिव फीचर बोलोगे, यस, बिकॉज ये नेसेसरी प्रोडक्ट है। क्या अगर फोन फोल्ड नहीं होता तो फोन फोन नहीं, नहीं, फोन किस लिए काम आता है, बेसिक इंटरनेट चलाने के लिए, फोन करने के लिए, कैमरा ऑपरेट करने के लिए, मैसेजिंग वगैरह ऐसे बेसिक काम के लिए काम आता है। क्लियर क्या? बट इससे बढ़कर, नेसेसरी चीजों से बढ़कर सैमसंग वाले ने आपको फोल्ड या फ्लिप फीचर दिया है, दैट इज इनोवेशन, दैट इज इनोवेशन। यहाँ यही बोल रहा है बियॉन्ड बिकम इंपेरेटिव, बियॉन्ड बिकम इंपेरेटिव, यहाँ पे इंपेरेटिव के ऊपर जरूर लिखना नेसेसरी, beyond become imperative, that is necessary. Applying ground breaking thoughts to determine cost effective ways, मतलब कुछ cost effective है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है बट उसके बहुत कम रेट के अंदर वो प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ तरीके ढूंढना, that is also innovation, that is also innovation. क्लियर है क्या?
फॉर मीटिंग दोस डिमांड्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम विद अ विन विन अप्रोच फॉर बोथ कस्टमर्स एंड बिजनेस एंटिटी, मतलब कुछ ऐसा कुछ करना कि कस्टमर भी जीते और हम भी जीते, मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाए। हम कुछ नया प्रोडक्ट लाएंगे, हाँ या ना, कस्टमर को वो इनोवेटिव फीचर पसंद आएगा, हाँ, कस्टमर के लिए विन सिचुएशन, यस। हम अगर वो प्रोडक्ट देंगे तो हमारा प्रोडक्ट कंपनी का ज्यादा बिकेगा, हमारे लिए भी विन सिचुएशन। ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट करना जहां पे दोनों जने क्या है, विन विन पोजीशन पे है। क्लियर है क्या? पक्का। बियॉन्ड द नीड फॉर द आर, दिस मे कॉज डिस्ट्रप्शन ऑफ एक्जिस्टिंग प्लेयर्स। अगर आप कुछ इनोवेटिव लाते हो तो आपके बाकी की जो कंपनी है, आपके बाकी के कॉम्पिटिटर्स है, उनको आप क्या कर दोगे, डिस्टर्ब कर दोगे, उनकी मार्केट पोजीशन को हिला के रख दोगे, बिकॉज इनोवेटिव प्रोडक्ट लाते ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए आएंगे। क्लियर है क्या? सो दैट इज नोन एज इनोवेशन, दैट इज नोन एज इनोवेशन। जितना मार्किंग कर रखिए उतना ही मार्किंग करेंगे। क्लियर है क्या? एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस वाले वर्ड को बिल्कुल आप हटा सकते हैं, दैट इज नॉट नीडेड, सॉरी। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, क्लियर? एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस वर्ड को हटा दो, दैट इज फॉर ओनली जनरल नॉलेज पर्पस। क्लियर है क्या? पक्का। सो इनोवेशन का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना या कोई ऐसी लेटेस्ट डिमांड को मीट करना जो नेसेसरी नहीं है, बियॉन्ड 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 बिकम नेसेसरी, जो नेसेसरी नहीं है हम उसके ऊपर जाके कोई फीचर दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इनोवेशन, दैट इज व्हाट इनोवेशन। इनोवेशन में कॉस्ट इफेक्टिव तरीके ढूंढना और लोगों की डिमांड को फुलफिल करना, ताकि ये कस्टमर और हमारे लिए दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाए। और जब आप ऐसा कर दोगे तो आप अपने कस्टमर के सॉरी कॉम्पिटिटर की पोजीशन को क्या कर दोगे, डिस्टर्ब कर दोगे। क्या कर दोगे? डिस्टर्ब कर दोगे। क्लियर है क्या? चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की लेयर्स, लेयर्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके जो नाम है वो आपको अच्छी तरीके से याद करने पड़ेंगे। दिस क्वेश्चन कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए, लेयर्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला डेटा एग्रीगेशन, डेटा एग्रीगेशन। सेकंड इज डेटा मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेट। थर्ड वर्क फ्लो ऑटोमेशन, वर्क फ्लो ऑटोमेशन। फोर्थ प्रोसेस कंपोनेंट, क्या प्रोसेस कंपोनेंट। फिफ्थ प्लेटफॉर्म इंटरफेस इंटीग्रेशन, प्लेटफॉर्म इंटरफेस इंटीग्रेशन। एंड टू एंड प्रोसेसिंग, एंड टू एंड प्रोसेसिंग। और सेवेंथ इज फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर। किसी भी तरीके से आपको ये 7 वर्ड याद करने पड़ेंगे, 7 लेयर्स के नाम याद करने पड़ेंगे इन दिस ऑर्डर ओनली, बिकॉज ये क्या है, लेयर्स है। आपको इसी लेयर्स में, इसी सीक्वेंस में इसको याद करना पड़ेगा। अब अपन समझते हैं इसके अंदर के पॉइंट्स। स्क्रीन पे आइए। डेटा एग्रीगेशन, डेटा एग्रीगेशन, एग्रीगेशन ऑफ बिजनेस रिलेवेंट डेटा फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से डेटा को एक साथ लेकर आना, एग्रीगेट करना, इंटीग्रेट करना, दैट इज व्हाट डेटा एग्रीगेशन, दैट इज व्हाट डेटा एग्रीगेशन। अब बहुत सारा डेटा आपके पास आ गया, क्या इस डेटा को आप डायरेक्टली प्रोसेस कर सकते हो? नहीं, ये डेटा बहुत बिखरा बिखरा होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा बिखरा बिखरा, स्कैटर्ड होगा। अपन को इसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। क्या करना है? अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है इस बिखरे हुए डेटा को। क्लियर है क्या? सेकंड स्टेप आता है डेटा मैनेजमेंट। वहां अपन बोलते हैं कैटेगराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डिजिटाइज्ड डेटा। आपने पहले बहुत सारा डेटा लिया 100%, उस डेटा को आपने, वो बहुत बिखरा हुआ था, आपने उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया। क्या किया? अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया, कैटेगराइज किया, दैट इज नोन एज कैटेगराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिजिटाइज्ड डेटा, व्हिच इज नोन एज सेकंड लेयर, व्हिच इज नोन एज डेटा मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट। क्लियर है क्या? पहली लेयर का नाम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, सॉरी पहली लेयर के अंदर की लाइन स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। एग्रीगेशन ऑफ बिजनेस रिलेवेंट डेटा from reliable sources including conversion of analog data to digital form and store to easy retrieval। मतलब नॉर्मल आपके एनालॉग डेटा, एनालॉग डेटा मतलब जो आपका डेटा डिजिटल फॉर्मेट में नहीं है, उस डेटा को आपको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, दैट इज डेटा एग्रीगेशन। कन्वर्ट करने के बाद वो बहुत सारा बिखरा बिखरा हुआ डेटा होगा, आपको उसको प्रॉपर्ली क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है, दैट इज योर डेटा मैनेजमेंट, दैट इज योर डेटा मैनेजमेंट। ताकि ऑर्गेनाइज क्यों करना है? ताकि हम उसको अगली एप्लीकेशन, मतलब उसको यूज में ला सके, रेडी फॉर इट, मेकिंग इट रेडी फॉर एप्लीकेशन, मेकिंग इट रेडी फॉर दी एप्लीकेशन, ताकि हम उसको एप्लीकेशन के अंदर डाल के, मतलब प्रोसेसिंग के अंदर डाल के उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सके। क्लियर है क्या? 100%। थर्ड, बहुत इजी है, ध्यान से सुनना, थर्ड और फोर्थ में रिलेशन है। एप्लीकेशन ऑफ एल्गोरिथम्स एंड यूटिलाइजिंग द डेटा। व्हाट डू मीन बाय एल्गोरिथम्स? एल्गोरिथम्स के ऊपर लिखो कोडिंग। सॉफ्टवेयर के पीछे कोडिंग होती है ना, उस कोडिंग को बोलते हैं एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम मतलब वेरियस कोडिंग्स की बहुत सारी लाइंस को एग्रीगेट करने के जब बनता है तब उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। सो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब यूज ऑफ कोडिंग एंड यूटिलाइजिंग द डेटा, यूज ऑफ कोडिंग एंड यूटिलाइजिंग द डेटा। यूज ऑफ कोडिंग की जगह वर्ड अपन यूज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एल्गोरिथम्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूज ऑफ कोडिंग की जगह एप्लीकेशन ऑफ एल्गोरिथम्स, मतलब एप्लीकेशन ऑफ एल्गोरिथम का मतलब हो गया कि हम जो कोड है उसको यूज करेंगे और डेटा को यूटिलाइज करेंगे फॉर द बिजनेस प्रोसेस, फॉर द बिजनेस प्रोसेस। यहां तक पढ़ना बस। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन पढ़ना, एप्लीकेशन ऑफ एल्गोरिथम मतलब यूज ऑफ कोडिंग एंड स्टार्ट यूटिलाइजिंग द डेटा फॉर द बिजनेस प्रोसेस। और इसमें भी हम बिजनेस प्रोसेस के अंदर डेटा को क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एक वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज एनविजन, दैट इज एनविजन। व्हाट डू यू मीन बाय विजन? सोचेंगे कि ये जो डेटा है, इस डेटा को हम किस तरीके से कोडिंग बना सकते हैं और किस तरीके से इस डेटा को यूज कर सकते हैं, इसके बारे में सिर्फ सोचना, सिर्फ एनविजन करना, सिर्फ विजन बनाना, दैट इज नोन एज थर्ड स्टेप, दैट इज वर्क फ्लो ऑटोमेशन। कि कैसे हम इस डेटा को हमारे बिजनेस प्रोसेस के अंदर यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे कोडिंग के जरिए, इसका सिर्फ सोचना इज व्हाट वर्क फ्लो ऑटोमेशन, वर्क फ्लो ऑटोमेशन। एनविजन मतलब होता है सोचना, सिर्फ विजन करना, सिर्फ ये चीज सोचना कि हम लोग इस डेटा को कैसे यूज करेंगे, दैट इज एनविजन, दैट इज एनविजन। एनविजन के पास में लिखो सोचना। क्लियर है क्या? फ्यूचर के अंदर कैसे इस डेटा को यूज करेंगे उसके बारे में सोचना, दैट इज एनविजन, दैट इज एनविजन। फोर्थ, प्रोसेस कंपोनेंट। आप सोच लिया कैसे करेंगे तो क्या करेंगे? अब कर देंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एल्गोरिथम्स एंड स्टार्ट यूटिलाइजिंग द डेटा फॉर द बिजनेस प्रोसेस, फॉर द बिजनेस प्रोसेस। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर? चार। सबसे पहले डेटा एग्रीगेट किया,
थर्ड, डेटा को मैनेज किया, मैनेज में क्या किया, कैटेगराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, कैटेगराइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, किस तरीके से हम कोडिंग को यूज करके इस डेटा को यूज करेंगे उसके बारे में एनविजन किया, क्या किया, एनविजन। क्लियर। फोर्थ, प्रोसेस कंपोनेंट, वास्तविकता में कोडिंग जो सोची है उस कोडिंग को करके इस डेटा को अपने प्रोसेस के अंदर यूज करना चालू करोगे, दैट इज फोर्थ स्टेप, दैट इज फोर्थ लेयर। क्लियर क्या। अब इसके बाद आता है फिफ्थ लेयर, प्लेटफॉर्म इंटरफेस इंटीग्रेशन। आपका जो नॉर्मल डिजिटलाइजेशन से पहले का जो सिस्टम था, अब आपने डिजिटलाइजेशन कर दिया, तो मेन सिस्टम को डिजिटलाइजेशन सिस्टम के साथ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। क्लियर है क्या। मतलब पहले जो सिस्टम था उसी के अंदर हम डिजिटल वाली चीज भी डाल रहे हैं, तो मेन कोर सिस्टम, एक वर्ड है यहाँ पे कोर सिस्टम, कोर सिस्टम को लिखो मेन सिस्टम। आपके मेन सिस्टम के साथ डिजिटल सिस्टम को क्या करेंगे, इंटीग्रेट, क्या करेंगे, इंटीग्रेट, मिला देंगे। ऑलरेडी जो काम कर रहे थे अब डिजिटल के जरिए जो काम कर रहे हैं, तो डिजिटल और पुराने सिस्टम को मिला देंगे ताकि क्या कर सके हम लोग, हमारा काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। दैट इज फॉर स्मूदर ऑपरेशन, फॉर स्मूदर ऑपरेशन, ताकि हमारा काम बहुत स्मूथ तरीके से होगा। यहाँ तक क्लियर। 5 लेयर्स एकदम 100% दिमाग में गई। 6, एंड टू एंड प्रोसेसिंग, एंड टू एंड प्रोसेसिंग, कंडक्टिंग एंड टू एंड प्रोसेसिंग एंड इंश्योर एरर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब पुराने सिस्टम से डिजिटल सिस्टम के अंदर एंड टू एंड हर एक पॉइंट, हर एक एंड टू एंड प्रोसेसिंग होगी और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज पुराने सिस्टम से नए सिस्टम के अंदर कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए। दैट इज एरर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा, एरर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। दिस इज द 6th लेयर कि हम एंड टू एंड प्रोसेसिंग करेंगे। एंड टू एंड प्रोसेसिंग वाला वर्ड में भी आप लोगों ने आपके व्हाट्सएप पे सुना होगा। एंड टू एंड इंक्रिप्शन, इधर से लेकर उधर तक पूरा इंक्रिप्टेड, वैसे इधर से लेकर उधर तक पूरी प्रोसेसिंग एकदम अच्छी तरीके से होगी, कोई भी एरर नहीं रहेंगे। एरर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, एरर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है क्या। 6। अब एक आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा, ये कंप्यूटर रिलेटेड पॉइंट है। दिस इज योर अमेजन की एप्लीकेशन, अमेजन की एप्लीकेशन। क्लियर है क्या। अमेजन की एप्लीकेशन पे आप जब जाते हो तब आपको नीचे के साइड के अंदर कुछ बहुत सारे ऐसे 4 या 5 ऑप्शंस मिलते हैं। होम बटन होता है, ऑर्डर सेक्शन होता है, प्रोफाइल सेक्शन होता है और माय ऑर्डर्स वाला सेक्शन होता है। ये सारे सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ऊपर की तरफ सर्च बार होता है, यहाँ पे बीच में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स या बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग वगैरह हुई रहती है। ये क्या है, दिस इज द सॉफ्टवेयर विच इज शोइंग टू यू, विच इज इंटरेक्टिंग विद यू। मतलब ये हो गया आपका उस एप्लीकेशन का फ्रंट एंड। क्या हो गया, फ्रंट एंड। पीछे इस एप्लीकेशन को चलाने के पीछे की जो कोडिंग होती है, क्या होती है, कोडिंग, उसको बोलते हैं बैकएंड, उसको बोलते हैं बैकएंड, उसको बोलते हैं बैकएंड। जस्ट इमेजिन इट लाइक आपके स्कूल के अंदर कोई ड्रामा की परफॉर्मेंस हो रही है। क्लियर है क्या। क्लियर। उसके अंदर फ्रंट एंड आर्टिस्ट और बैक एंड आर्टिस्ट दोनों अलग होते हैं या नहीं होते। यस, फ्रंट एंड आर्टिस्ट जो ऑडियंस के सामने जाके परफॉर्म करते हैं, बट बैक एंड आर्टिस्ट जो सारे प्रॉप्स को मैनेज करते हैं, जो लाइटिंग्स वगैरह को मैनेज करते हैं। क्लियर। मतलब जो लोगों को दिख रहा है वो कौन दिख रहा है, फ्रंट एंड वाले। बट क्या बैक एंड वाले भी अपना काम करें कि हाँ, अगर प्रॉप्स नहीं होंगे, अगर लाइट्स नहीं होगी, तो फ्रंट एंड वाले अच्छी तरीके से काम ही नहीं कर पाएंगे, अच्छी तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। सेम इन द केस ऑफ एप्लीकेशन। आपकी कोई भी एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। बैक एंड जिसमें कोडिंग होती है, जिसके अंदर बहुत सारी है ना कोडिंग्स वगैरह होती है और जिसके अंदर एक्चुअल काम परफॉर्म होता है, दैट इज बैक एंड। बट जो हमको स्टार्टिंग में मतलब ऐप की फ्रंट फेस पे जो दिखता है, बहुत सारे कलर्स दिखते हैं, बहुत सारे फोटोज दिखते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, इन सारे ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, ये सारे ऑप्शंस किस में आते हैं, फ्रंट एंड आते हैं। बट इन सारे ऑप्शंस के पीछे की कोडिंग कुछ होती है क्या, हाँ, दैट कोडिंग इज बैक एंड एंड जो आपको दिख रहा है दैट इज फ्रंट एंड, जो आपको दिख रहा है दैट इज फ्रंट एंड। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। आप लोगों ने ये जो पहला बटन है, इस पहले बटन पे, सॉरी, आपने इस पहले बटन पे जाके क्लिक किया और ये बटन था होम बटन। कौन सा बटन, होम बटन। होम बटन का साइन कुछ इस तरीके से बना हुआ था अमेजन के एप्लीकेशन पे। जैसे ही आपने इस होम बटन को क्या किया, क्लिक किया, ऑटोमेटिकली आप अमेजन के जिस भी पेज पे थे डायरेक्टली आप होम पेज पर आ गए। सोच के बताना, मेरे को सोच के बताना, क्या जैसे ही आपने होम बटन को क्लिक किया होगा पीछे कोई कोड रन हुआ होगा, जैसे कि ओपन होम पेज, इस तरीके से कोई कोड रन हुआ होगा। यस, ये जो ब्लैक कलर के अंदर लिखा है ये बैक एंड का काम है, ये बैक एंड का काम है। बट उस कोडिंग को इस बटन के साथ एसोसिएट लिंक करके ये बटन आपके फेस पे, मतलब आपके एप्लीकेशन के फेस पे फ्रंट की साइड में शो करना, दैट इज योर फ्रंट एंड, दैट इज योर फ्रंट एंड। मतलब कोई भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, ऑलवेज रिमेंबर उसके दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। जैसे कि आपके स्टेज के होते हैं फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज। क्लियर है क्या, फ्रंट स्टेज आर्टिस्ट और बैक स्टेज आर्टिस्ट। क्लियर है क्या, 100% सबका ध्यान फ्रंट स्टेज पे होता है। यस, बट बैक स्टेज वाले भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही हर एप्लीकेशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड जो आपको दिखता है और बैक एंड जो उसके पीछे की कोडिंग वगैरह होती है, उसको अपन बोलते हैं बैक एंड, उसको अपन बोलते हैं बैक एंड। 100% क्लियर है क्या, पक्का। चलिए इसको करते हूं मैं डिलीट और आते हैं अपने नेक्स्ट 8th वाले पे। अब आपने आपका डिजिटल पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम तैयार कर लिया। अब वो डिजिटल सिस्टम आपके लिए हो सकता है और आपके कस्टमर के लिए भी हो सकता है। तो कस्टमर के फ्रंट एंड के साथ उस डिजिटल सिस्टम को लिंक करना, दैट इज योर फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर। इंटीग्रेटिंग विद द फ्रंट एंड ऑफ स्टेक होल्डर डिवाइस, इसको इस तरीके से मार्क करेंगे, फ्रंट एंड
device so that he can get seamless service in technologically collaborated mode। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ जो सर्विस, जो डिजिटल सिस्टम आपने क्रिएट किया है उसको फ्रंट एंड, कस्टमर के फ्रंट एंड के सॉफ्टवेयर के साथ लिंक कर दो, ताकि फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर के साथ कस्टमर को लिंक होने के बाद कस्टमर उस डिजिटल टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सके, सर्विसेज अवेल कर सके। क्लियर है क्या? 7 स्टेजेस, 7 लेयर। सबसे पहले डेटा एग्रीगेट करेंगे, सेकंड कलेक्ट, कैटेगराइज और ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं डेटा मैनेजमेंट। थर्ड वर्कफ्लो ऑटोमेशन, कैसे हम कोडिंग को यूज करके इस डेटा को अपने अंदर यूटिलाइज करेंगे, इसका सिर्फ एनविजन करना, दैट इज वर्कफ्लो ऑटोमेशन। फोर्थ प्रोसेस कंपोनेंट, वास्तविकता में यूज कर देना, दैट इज प्रोसेस कंपोनेंट। फिफ्थ प्लेटफॉर्म इंटरफेस इंटीग्रेशन, आपको क्या करना है, आपके मेन सिस्टम को डिजिटल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है, ताकि अब आपका मेन सिस्टम के साथ डिजिटल सिस्टम इंटीग्रेट होने के बाद काम उसी पे होगा। क्लियर? बट ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ध्यान रखना, एंड टू एंड, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए और कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए, दैट इज एंड टू एंड प्रोसेसिंग। और सेवेंथ होता है फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर। अब जो आपने मेन सिस्टम से डिजिटल सिस्टम पे चले गए हो, इस डिजिटल सिस्टम को आपके कस्टमर के फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ताकि हमारा कस्टमर इस सर्विस का अच्छी तरीके से आनंद उठा पाए, लुत्फ उठा पाए। क्लियर है क्या? दिस इज योर 7 लेयर्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? चलिए